प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर एक बात करें, मैं उनका प्रशंसक था और उस वक्त वो अच्छी बातें करते थे कि लेकिन वो दिल्ली आके बदल गए। पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। अपोजिशन वीक नहीं है, अपोजिशन निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता है। वो कांग्रेस एक आलसी पार्टी बन गई है। बीजेपी का आप कुछ ही कहें, वो हर दिन राजनीति करती है, हर वक्त राजनीति करती है। आपने भारतीय जनता पार्टी उस वक्त ज्वाइन की जब अटल जी मुखिया थे। अटल जी, वो दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी, क्या फर्क है? दूसरी तरह की थी। उसमें छोटापन नहीं था, उसमें लिबरल थी, इस तरह की नहीं थी जैसी अब है। 2 दशक आपने देखे हैं, 2004 से 2014, 2014 से 2024 अब। जी। क्या अलग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 2 दशकों में? सबसे बड़ा एक फर्क आपके हिसाब से क्या है? नहीं, फ़र्क ये है कि जो वो लीडरशिप थी लिबरल, उसको आउट कर दिया गया, उसको उसमें भेज दिया गया कौन सा मंडल होता है। और जो लीडरशिप आई नई, उसके कोई नियम कायदे नहीं हैं, उसके कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। उनका वैल्यू सिस्टम था अटल जी का, आडवाणी जी का। आपके हिसाब से आज की कांग्रेस कहाँ कम पड़ रही है? कम कहीं नहीं पड़ रही। राहुल गांधी जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। आई सपोर्ट हिम, आई सपोर्ट हिज एक्शंस। लेकिन वो कांग्रेस एक आलसी पार्टी बन गई है। बीजेपी का आप कुछ ही कहें, वो हर दिन राजनीति करती है, हर वक्त राजनीति करती है। अपोजिशन के लोग राजनीति को तफरीह की तरह, जब समझ में आया कुछ कर लिया, नहीं आया नहीं किया। अभी मैंने उनको एक इशू दिया था पुलवामा वाला, चूँकि मैं उसके नज़दीक था, मैं गवर्नर था वहाँ तब। इन्होंने पिकअप ही नहीं किया उसको। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फ़ोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में, तो उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ? किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। एंड दे आर नॉट पिकिंग इट अप। आपको लगता है ऑपोजिशन में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा है? हाँ, नहीं हो पा रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। सब लोग खाए पिए लोग हैं। अब वो लड़ेगा या तो नौजवान लड़ेंगे, या किसान लड़ेंगे, या फिर जो फ़कीर होगा वो लड़ेगा। जिसके पास साधन है, पैसा है, वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। पुलवामा की आपने बात की, जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो क्या चीज़ें बदली हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि टेररिज्म कम हो गया है, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है, बाकी सारी चीज़ें। आपको लगता है सुधार आया है? ये तो गलत है। टेररिज्म तो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। अभी आप देखिए राजौरी में, कुपवाड़ा में रोज़ कुछ कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। मैं जब वहाँ था सब बंद हो गया था। ये स्टोन पेल्टिंग भी उसी वक्त बंद हुई थी, इन्होंने कुछ नहीं किया इसमें। और अब जो वहाँ के गेंस थे वो सब फ्रिटर अवे हो रहे हैं, चूँकि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वहाँ डेवलपमेंट कराना चाहिए, लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिए, ये सब काम नहीं हो रहे हैं। पुलवामा पर आपने अपना स्टैंड काफ़ी बार क्लियर किया है। कई लोगों से सवाल ये आता है कि उस वक्त आपने खुलकर ये बातें क्यों नहीं की? भाई, लोग पढ़ते नहीं हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। सही बात यह है कि पुलवामा की घटना होने के 2 घंटे बाद ही मैं बोल दिया था, और मैंने ये कहा था कि हमारी गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वो मुझे शाम को मिले तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा क्या है? मैं कहा ये हमारी गलती से हुआ। तो बोली चुप रहो। मैंने समझा कोई जांच वगैरह कराएंगे, और तब मैं पद पे था, ये नहीं कि पद छोड़ने के बाद। उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे जिससे वो सारे पूरी भीड़ को फेरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए।
जबकि देते मैं तो वहाँ जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे उनको जहाज़ से मंगाता था, और सड़क से अगर ना चलते तो ये घटना ही नहीं होती। आपको लगता है उस वक्त आप कुछ अलग कर सकते थे? शायद अगर उस वक्त आप इस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे देते तो एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल मैसेज जाता। देखिए, लोग तो अपनी सहूलियत से बोलते हैं, आप एक जिम्मेवारी से लीजिए। मैं एक स्टेट का हेड था, मैं वहाँ कोई क्राइसिस प्रेसिपिटेट करने के लिए नहीं था, मैं तो समझाना बुझाना बोलना यही कर सकता था। वो मैंने किया, प्रधानमंत्री से भी कहा, इनसे सबसे कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। तो रोज़ रोज़ तो मैं इस्तीफ़ा नहीं दे सकता हूँ कि इस चीज़ पे दे दो और उस चीज़ पे दे दो। इसको मैंने हाईलाइट भी किया, मैं बोला भी, सेम डे बोला। बीजेपी आज की तारीख में आपके हिसाब से इतनी पावरफुल क्यों है कंट्री में एज अ पार्टी? इसलिए है कि वो 24 घंटे राजनीति करते हैं। अपोजिशन वाले तफरी की तरह राजनीति करते, कभी किसी दिन आए तो कुछ कर लिया, नहीं तो नहीं किया। बीजेपी में डेडिकेटेड वर्कर्स हैं और वो हर वक्त लगे रहते हैं। बीजेपी की पावर और ग्रोथ की अगर बात करें तो लोग कई कारण देते हैं। एक कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ग्राउंड लेवल रीच बहुत है। दूसरा कारण ये दिया जाता है कि सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से कर रहे हैं वो। और तीसरा कारण ये दिया जाता है कि ऑपोजिशन वीक है। अपोजिशन वीक नहीं है, अपोजिशन निकम्मा है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता है। अपोजिशन मुझे बताएं पिछले 10 महीने में उन्होंने क्या किया? कोई मूवमेंट नहीं खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर एक बात करें, आपको याद है आप पहली बार कब मिले थे उनसे? सबसे पहली मुलाकात? हाँ, नहीं, सबसे पहली तो मेरी उनसे जब वो गवर्नर वहाँ थे, चीफ मिनिस्टर, तब हुई थी। आपको क्या याद है उस मुलाकात के बारे में? मैं उनका प्रशंसक था और उस वक्त वो अच्छी बातें करते थे, किसानों के पक्ष की बातें तक करते थे। उन्होंने एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन वो दिल्ली आके बदल गए। वो कौन सा वक्त, क्षण, समय या इवेंट था जब आपने सोचा कि आपको ये वोकली चीज़ें पब्लिकली रेज करनी पड़ेंगी? किसान आंदोलन के वक्त मैंने 10 दिन सोचा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और अल्टीमेटली मैंने तय किया कि बोलना चाहिए। मैं अपना इस्तीफ़ा जेब में रख के इनसे मिलने गया और मैंने कहा, साहब ये 4 महीने, तब 4 महीने हुए थे, 4 महीने से बॉर्डर पे पड़े हैं, इनसे कोई बात कर ले। तो अरे छोड़ो सतपाल भाई, चले जाएंगे। फिर मैंने कहा कि आप ना करें, कोई और कर ले। कि नहीं, ये बिना ही बात चले जाएंगे। तो मुझे थोड़ा असहज लगा और मैंने कहा, साहब ऐसा है, आप इनको जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। तो वो एकदम उससे हक्के बक्के रह गए। मैं कहा, इन सिखों के तो गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये जाट, ये तो 6ठे महीने उस पर लाल किले पे चढ़े रहते थे। तो ये कौमें या ये लोग लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, इनसे बातचीत करके मामले को सुलझाया जाता है। उस वक्त उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद फिर माफ़ी मांग के काले कानून वापस किए तीनों। आपका मतलब, आपको क्या लगा उस वक्त जब उन्होंने? उस वक्त मुझे लगा कि ये इनकॉरिजेबल केस है, इसमें सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मैं पब्लिक मीटिंग्स करने लगा। मैंने राजस्थान में की, उत्तर प्रदेश में की, और सब किसानों में मैंने मीटिंग्स की और इश्यूज़ को आर्टिकुलेट किया। आपकी जो भी क्रिटिसिज्म आती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब क्यों ये बयान आ रहे हैं? क्या कोई महत्वाकांक्षाएं हैं या आप कोई पॉलिटिकल? मैं इसको स्ट्रेट ये कहता हूँ, भाई पढ़ा करो, सुना करो। मैंने कब क्रिटिसिज्म किया? अब नहीं किया मैंने। जिस दिन पुलवामा हुआ उसी दिन किया, और तब मैं अपने पद पे था। फिर किसानों वाला भी मैंने तब किया जब मैं पद पे था। तो महत्वाकांक्षा वाला तो होता है उस वक्त अपने को बचा के, और अब बोल रहा हूँ, वो महत्वाकांक्षा तो मेरी है ही नहीं। मुझे तो, मैं नाम नहीं लूँगा, कई पार्टियों के नेता है हमारे यहाँ से लड़ लो, हमारे यहाँ। मैं कहा नहीं, अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा।